चारपाई पर लेटते ही मैं नींद की दुनिया में गुम हो गया। सुबह इस वक्त आंख खुली जब एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। मैं आंखें मलता उठकर दरवाजे से निकलकर बाहर आया तो दिन काफी चढ़ आया था। चारों तरफ धूप फैली थी। टेकरी पर बबोल के पेड़ों तले विश्राम, बग्गू और दूसरे 3 डाकू खेस बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। इनके पास ही 2 मटके पड़े थे। चूल्हे में आग जल रही थी और रखिया रानी रोटियां पका रही थी। मुझे बाहर निकलते देखकर विश्राम डाकू एहतरामन उठकर मेरी तरफ आया। ठाकुर जी, आराम से तो नहीं सोए होंगे? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई थी। दिन के 11:30 बजे सोए रहा था। विश्राम डाकू ने रखिया रानी से कहा कि रोटियां जल्दी पकाए। दूसरी हंडिया पर मुर्गी पक रही थी। हमने वही टेकरी के बबोलों के नीचे खेस पर बैठकर रोटियां बुनी हुई मुर्गी के सालन के साथ खाईं। इतना लजीज खाना मैंने बहुत कम खाया था। खाने के दौरान में मालूम हुआ कि जिस जीप में सवार होकर हम वहां तक आए थे वो विश्राम डाकू की ही थी। यहाँ टीकरी से थोड़ी दूर बग्गू डाकू और इसके साथियों के घोड़े भी बंधे थे। ढांड का गांव हमारे बाईं तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। विश्राम डाकू ने अपनी जीप जंगल में अपनी किसी कमी गांव में पहुंचा दी थी। प्रोग्राम ये बना कि बग्गू डाकू और मैं अपने डाकू साथियों को लेकर शाम होने से पहले यहां से अमरेली की तरफ रवाना हो जाएंगे। दरियाई गारंग पार करके चोका ढाबा के 3 कोस लंबे जंगल को अबूर करके हमें पश्चिम की जानब वाली स्यादारीदार चट्टानों की नरोला वादी में पहुंचकर सुधा रंगनी से जा मिलना था। यहाँ विश्राम डाकू अपने दर्जन भर साथी डाकुओं के साथ एक अरसे से मुकीम था। शायद इसका गुजारा इस टैक्स या मुआवजे पर था जो वो इधर पनाह लेने वाले डाकुओं से वसूल करता था। दोपहर के खाने के बाद विश्राम तो रखिया के साथ कोठी में चला गया और मैं, बग्गू डाकू, माऊजी और दूसरे साथी वहीं पड़कर सो गए। मुर्गन खाने के बाद जब बबोल की ठंडी छांव में लेटे तो नींद की परियों ने हमारी आंखों पर अपने रेशमी हाथ रख दिए। जब सोकर उठे तो धूप ढलने लगी थी। बग्गू डाकू राम राम करता दरख्तों की तरफ चला गया। हमारे साथी डाकू भी उठ गए थे और अपनी अपनी बंदूकों को साफ कर रहे थे। विश्राम अभी तक कोठी में ही सो रहा था। बग्गू दरख्तों की तरफ से वापस आया तो बोला, ठाकुर, हमें अब निकलना चाहिए। रात को चोका ढाबा के जंगल में विश्राम करेंगे। अभी ये अल्फाज इसके मुंह ही में थे कि एक तरफ से विश्राम का एक डाकू साथी हाँफता हुआ आया और बोला, जी, हमारे आदमी ने खबर दी है कि अमरेली पुलिस की 2 लारियां इधर को आ रही हैं। वो घबराया हुआ था। इसी वक्त विश्राम भी कोठी से बाहर निकल आया। अबे, किसने खबर दी है? राणा जी, हंसी खबर लाया है, नीचे खड़ा है। विश्राम डाकू ने कहका लगाकर कहा, अबे आने दो साली पुलिस को, एक एक का बेजा निकाल कर रख दूंगा। फिर इसने बंसी मंजर को ऊपर टीकरी पर बुलाकर सारी तफसील पूछी। मैं और बग्गू डाकू तो कुछ परेशान हो गए। मालूम हुआ कि पुलिस की बारी नफरी 2 लारियों में बैठकर आ रही है। इनके पास बंदूकें भी हैं। बग्गू डाकू ने विश्राम से कहा, विश्राम, ये पुलिस हमारे पीछे लगी है। जान पड़ता है जीप के टायरों के निशान इन्हें मिल गए हैं। विश्राम ने बग्गू के सीने पर अपनी राइफल के बट का हल्का सा ठोका देकर कहा, अबे बग्गू, डरता क्यों है? जब तक विश्राम जिंदा है तुझे कोई हाथ लगा कर देखे। मामला विश्राम के जिंदा रहने या ना रहने का नहीं था। मेरे ख्याल में ये डाकू लोग बड़ी आसानी से पुलिस के घेरे में आ सकते थे। पुलिस के सिपाही बाकायदा ट्रेंड होते हैं और वो अमरेली से इतनी दूर आए थे तो जाहिर है कि असले का पूरा जखीरा लेकर आए होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि टीकरी के नीचे कुछ दूर दरख्तों के जुड़ में से फायर का धमाका हुआ। बग्गू और विश्राम ने चूक कर इधर उधर देखा। अबे, मेरे साले आगे हैं रे बग्गू राम। विश्राम डाकू ने अपने साथियों के साथ पहले ही टीकरी पर मोर्चे संभाल लिए थे। इसने कमी गांव की तरफ एक आदमी को यह कहकर दौड़ा रखा था कि पुलिस आए तो पीछे से इन पर फायरिंग खोल दी जाए। लेकिन यह हमें मालूम ही नहीं था कि पुलिस इन डाकुओं को पहले ही दबोच चुकी थी। हम भी राइफलें संभालकर मोर्चे में बैठ के इतने में लारियों की घर घर सुनाई देने लगी। ये लारियां टीकरी के नीचे चारों तरफ गुंजान दरख्तों में पुलिस के सिपाहियों को फैला रही थी। पुलिस के साथ ही कोई रिटायर्ड फौजी अफसर था जो फौजी हिकमत अमली पर अमल करते हुए हमें चारों तरफ से घेरे में ले रहा था।
अगरचा हमें बुलंदी पर होने की वजह से बर्तरी हासिल थी, मगर मैंने देख लिया कि विश्राम के पास जो असला है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऊपर से विश्राम डाकू एक जज्बाती आदमी था। इसने बगैर सोचे समझे फायरिंग करके गोलियां खत्म करना शुरू कर दी थी। पुलिस की तरफ से अब कोई फायर नहीं हो रहा था। बग्गू डाकू ने विश्राम को फायरिंग से रोक दिया। विश्राम, असला जाया मत करो। विश्राम कहका लगाकर बोला, अबे मेरे साले आए हैं, इनका स्वागत ना करूं। विश्राम ने फायर बंद कर दिया। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी में लाउडस्पीकर पर पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज बुलंद हुई, विश्राम, तुम्हारे पास 2 कातलों ने पनाह ले रखी है, इन्हें हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देते हैं। मैं पुलिस इंस्पेक्टर कांतीलाल बोल रहा हूं। तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकते हो। मैंने बग्गू की तरफ और इसने मेरी तरफ देखा। पुलिस को इनके मुखबरों ने बिल्कुल सही खबर दी थी। करीनों की आस यही थी कि ये मुखबर हमारी जीप के टायरों की खोज लगाते हुए विश्राम की टेकरी तक पहुंचे थे। विश्राम ने पुलिस इंस्पेक्टर के ऐलान को सुना तो एक तरफ थूक कर इसे बुलंद आवाज में गाली दी और दाएं दाएं फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी फायर खोल दिया। जंगल गोलियों के धमाके से गूंजने लगा। मुसीबत यह थी कि टेकरी के नीचे चारों तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला था, जिसकी वजह से हम पुलिस के सिपाहियों की पेशकदमी देख नहीं सकते थे। टीकरी पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी और गोलियां हम सरों के ऊपर बबोल के दरख्तों की शाखों को तोड़ती हुई गुजर रही थी। विश्राम ने गाली देकर कहा, मेरे आदमी किधर मर के हैं, वो पीछे से कब फायर करेंगे। रखिया ने गोलियों से भरा हुआ डब्बा हमारे पास लाकर रख दिया था। ये औरत भी मुझे किसी डाकू की लड़की लग रही थी। फायरिंग से जरा नहीं घबराई थी। पुलिस का फायर टिकरी के करीब से आ रहा था, जिसका मतलब यह था कि पुलिस आगे बढ़ आई है। मैंने बग्गू के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, बग्गू, हम ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पुलिस की नफरी भी ज्यादा है और इसके पास असला भी बहुत है। बग्गू भी शायद यही सोच रहा था। आहिस्ता से बोला, फिर तुम्हारा क्या इरादा है ठाकुर। मेरा ख्याल है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। विश्राम धड़ाधड़ गोलियां चला रहा था और रखिया इसे एक बंदूक खाली होने पर दूसरी बंदूक लोड कर दे देती। इनके दूसरे साथी भी टीकरी के चारों जानब मोर्चों में बैठे हुए झाड़ियों में गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अभी तक हम एक सिपाही को भी ढेर करने में कामयाब नहीं हुए थे। फिर अचानक पुलिस की तरफ से फायरिंग रुक गई। विश्राम ने भी फायरिंग बंद कर दी। बग्गू पत्थर की आड़ से निकलकर इसके करीब रिंग कर गया और बोला, विश्राम, हमारी वजह से तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो। बेहतर यही है कि हम यहां से फरार हो जाते हैं। विश्राम को गुस्सा आ गया। अबे बग्गू, तू मुझे यार समझता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा। जब बग्गू ने इसे सारी बात समझाई तो वह बंदूक को पीछे खींच कर बोला, पर बग्गू, माता क्या कहेगी कि मैं तुम्हारी हिफाजत भी ना कर सका। बग्गू डाकू ने कहा, यह बात नहीं है विश्राम, इस वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए और अकल यही कहती है कि मैं अपने आदमी लेकर यहां से किसी न किसी तरह निकल जाऊं। तुम ये बताओ कि मैं किस तरफ से निकल सकता हूं। फायरिंग बंद थी। साफ लग रहा था कि पुलिस इस दौरान में टेकरी के मजीद करीब बढ़ आई होगी। विश्राम कुछ सोचकर बोला, मेरा आदमी तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएगा, मगर बग्गू, तुम मुझे बाद में ताने नहीं दोगे। बग्गू ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया और बोला, तुम भी एक बहादुर दोस्त हो विश्राम, मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहेगा। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी और दाएं दाएं की आवाज से जंगल की फिजा एक बार फिर गूंज उठी थी। अब गोलियां हमारे मोर्चों के पत्थरों से टकरा कर चिंगारियां उड़ा रही थी। कुछ गोलियां पीछे से भी आने लगी थी। विश्राम ने चलाकर पुलिस को गाली दी, मेरे साले पीछे से भी आ रहे हैं। विश्राम ने आवाज दी, मानचेस्ट्रिया, मेरे यार को यहां से निकाल कर ले जाओ। एक डाकू अपने मोर्चे से रेंगता हुआ हमारी तरफ आया। विश्राम ने लेटे लेटे बग्गू को गले लगाया, मेरा हाथ चूमा और कहने लगा, ठाकुर, मुझे क्षमा कर देना। वो रेंगता हुआ विश्राम की कोठी की तरफ बढ़ा। हम भी इसके पीछे रेंगने लगे। दिन ढल चुका था और मशरक की तरफ से शाम के साए जंगलों और पहाड़ियों के दामन में फैलना शुरू हो गए थे। कोठरी के अकब में एक जगह घड़ा बना हुआ था। यह बिल्कुल एक तनोर की मानंद था। विश्राम ने इस तनोर में टीकरी को खोदकर एक सुरंग बना रखी थी। ये टीकरी के दामन में आगे जाकर गंजान दरख्तों में निकल गई थी। खतरा यह था कहीं यहां पुलिस से मुठभेड़ ना हो जाए। हमारे पास बंदूकें मौजूद थीं, तहम पुलिस के घेरे में होने की वजह से नुकसान पहुंचने या गिरफ्तार हो जाने का एहतमाल था। यह सुरंग किसी गटर की तरह थी जिसमें से हम रेंग कर गुजर रहे थे।
मांजसरिया पहले बाहर निकल गया और इसने हमें सुरंग में ही छुपे रहने का इशारा किया। वो झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद झुका हुआ आया और हाथ से बाहर आने को कहा। हम रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकल आए। यहाँ दरख्तों की शाखें नीचे तक लटक रही थी और शाम का हल्का हल्का अंधेरा वक्त से पहले छा रहा था। हम बड़ी एहतियात से झुककर चल रहे थे कि शाखों के टूटने की आवाज पैदा ना हो। कोई 100 कदम चलने के बाद ढलान आ गई। यहाँ दरख्त नहीं थे। मांचसरिया लेट गया, नीचे इशारा करके आहिस्ता से बोला, दादा वो नीम पेड़ हैं वो, और हमारी गोलियां वहां बंधी हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। बग्गू डाकू ने इसके कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, मांचसरिया तुम जाओ, हम निकल जाएंगे। मांचसरिया वहीं से वापस पलट गया। बग्गू डाकू ने मुझे लेट कर नीम के दरख्तों की तरफ चलने का इशारा किया। ये निस्बतन खुली जगह थी, मगर नशीबी मैदान में सूखी घास इतनी ऊंची जरूर थी कि हम इसमें छुप जाते। 60-70 कदम का ये फासला हमने रेंग रेंग कर करीबन आधे घंटे में तय किया। जब नीम के दरख्तों के पास पहुंचे तो वहां कुछ घोड़े बंधे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इन घोड़ों या घोड़ियों पर कब्जा नहीं किया था। हालांकि विश्राम के वो आदमी जो यहाँ पर तैनात थे पकड़े जा चुके थे। हमारे 4 डाकू साथी भी हमारे पीछे पीछे रेंगते चले आ रहे थे। जो ही हम घोड़ों के पास पहुंचे, एक तरफ तड़तड़ा गोलियां चलने लगी। बग्गू ने चलाकर कहा, घोड़ों पर सवार होकर अमरेली की तरफ निकल चलो, अपनी अपनी जान बचाओ। हमारे चारों साथी उछलकर घोड़ों पर बैठे और एक तरफ को भागे। 2 डाकू को गोलियां लगी और वो चीख मारकर गिर पड़े। बग्गू डाकू गजबनाक होकर खड़ा हो गया और धड़ाधड़ दाएं बाएं फायरिंग करने लगा। ठाकुर घोड़े पर बैठ जाओ। फायरिंग करते हुए मैंने एक सिपाही को देखा जो दरख्तों की आड़ लेता हुआ बग्गू डाकू के पीछे निकलने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी जद में था। मैंने इसका निशाना लेकर फायर किया तो वो उछल कर गिरा और फिर ना उठ सका। एक सिपाही बग्गू डाकू के सामने आ गया। इसे बग्गू ने ढेर कर दिया। फिर हम घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े फायरिंग की आवाज से परेशान हो रहे थे। एड़ी लगाई तो घोड़े दरख्तों के नीचे एक तरफ को दौड़ पड़े। बग्गू और मैं घोड़ों से चिमटे हुए थे। हमारे पीछे अब भी फायरिंग हो रही थी, मगर घोड़े बेतहाशा दौड़ रहे थे और वो बहुत जल्द हमें नशीबी मैदान से निकालकर मशरक की जानब टीकरियों के अकब में ले गए। अब हम फायरिंग की जद में तो नहीं थे, मगर पुलिस हमारा ताकुब कर सकती थी। बग्गू डाकू बुलंद आवाज में बोला, ठाकुर मेरे साथ साथ घोड़ा दौड़ाते चलो। घोड़े डाकुओं के थे और शायद इन्हें सुधाया गया था। अपने आप झाड़ियों और दरख्तों से बचकर हवा से बातें करते उड़े चले जा रहे थे। बहुत जल्द विश्राम का डेरा बहुत पीछे रह गया। अब रात की तारीकी ने पहाड़ियों और मैदानों को अपनी अंधेरी चादर में लपेट लिया था। हमारे 2 साथी पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। सिर्फ 2 डाकू जान बचा सके थे। एक जगह हमने घोड़ों से उतरकर थोड़ा आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। रात के पिछले पहर 2 पहाड़ियों के दरमियान बिजली की रोशनियां झिलमिलाती नजर आईं। तो बग्गू ने इधर इशारा करके कहा, यह बूरावाला का कस्बा है ठाकुर। आगे खारंग का दरिया आ गया। यहाँ एक घाट पर काफी बड़ी कश्ती मौजूद थी। शायद ये माल बरदार कश्ती थी। कश्ती में एक आदमी खेस ओढ़े सो रहा था। बग्गू डाकू ने इसके पांव पर ठोकर मारकर कहा, उठ बे। चौकीदार हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, कौन है तू? बग्गू डाकू ने बंदूक की नाली इसके सर के साथ लगाकर कहा, तुम्हारा बाप हूं, बच्चू दास। अबे पुलिस को हमारे बारे में बताया तो याद रख, वापस आकर तुझे इसी कश्ती में ठंडा करूंगा। चौकीदार हाथ बांधकर खड़ा था। कहने लगा, राणा जी जुबान नहीं खोलूंगा कभी, भगवान आपका भला करे। दरिया पार पहुंचकर हमने एक जगह पू फटने तक आराम किया। मुंह अंधेरे एक बार फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े। यहाँ से 7 कोस के फासले पर चौका ढाया का जंगल शुरू हो गया। इस जंगल से निकलकर नरोला की चट्टानी वादी में आगे अब धूप निकल आई थी। बग्गू डाकू बोला, ये जहरीले सांपों की वादी है, मगर सांप हमें कुछ नहीं कहेंगे। नाग माता के बेटे सांप साहू ने हमें एक बार सूंघ रखा है और हमारे जिस्मों से निकलने वाली खास बू इन सांपों को हमसे दूर रखेगी। संगलाख चट्टानों में इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते होने के बायस हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। चट्टानों से निकलते ही दूर पश्चिम की तरफ धारीदार चट्टानी पहाड़ियों का सिलसिला नजर आया। नरोला की पहाड़ियां थी और इन्हीं पहाड़ियों के दामन में सुदारंगनी डाकू की खुफिया कमीगाह थी और ये कमीगाह एक पहाड़ी गार में बनी हुई थी।
इस वादी में दाखिल होते ही दो डाकू पोशीदा मोर्चों से निकलकर हमारे साथ हो लिए। सुधारंगनी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। इसकी कलाई में इसका बेटा सांप भी मेरी तरफ फन उठाए तक रहा था। मैं सुधा के करीब होने की जुरात ना कर सका। रघु, तुमने बाल क्यों मुंडवा लिए? तुम्हारे बाल तो मुझे बहुत पसंद थे। जब मैंने इसे अपनी सारी बकता सुनाई तो वो गुस्से में खोल उठी। जिसने तुझ पर जुल्म किया है, मैं इनसे तेरा इंतकाम लूंगी। इसकी शरबती आंखें गुस्से में सुर्ख हो रही थी। इसने बग्गू डाकू से खुश होकर कहा, तुमसे बहुत खुश हूं बग्गू। बग्गू हाथ जोड़कर बोला, नाग माता, ये तो मेरे कर्तव्य था जिसका पालन किया। नौरीन भी वहां आ गई। वो पहले से कुछ दुबली हो गई थी और जंगली जिंदगी की कठानियों से इसका रंग सांवला कर दिया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला नौरीन को अहमदाबाद ले जाकर अपने खुफिया एजेंट के हवाले करना था और ये बड़ा कठिन काम था। अगर मैं साथ जाता हूं तो मेरे पकड़े जाने का खतरा था। साथ नहीं जाता, नौरीन अपने एजेंट के पास नहीं पहुंच सकती थी। रात सुधारंगनी डाकू मेरे साथ बैठी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करती रही। आखिर ये तय पाया कि वो हमारे साथ जाएगी। मैं सोच में पड़ गया। सुधारंगनी मेरा बाजू पकड़कर बोली, तू क्या सोचता है रघु? क्या मैं तेरी पत्नी नहीं हूं? फिर मैं तुझे मौत के मुंह में अकेला नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ जाऊंगी और तुझे हर आफत से बचाऊंगी। 3 दिन तक मैंने वहां आराम किया और इस दौरान मैंने शेव नहीं बनाई थी, जिसके नतीजे में मेरी कुछ कुछ मूंछें दाढ़ी बढ़ आई थी। सर पर भी छोटे छोटे बाल निकल आए थे, लेकिन मैं पहचाना जा सकता था। सुधारंगनी ने कहा, हम बेस बदल कर जाएंगे। सौराष्ट्र में राजस्थान का एक कबीला आबाद है जिसका नाम मांड है। इस कबीले के लोग खाना बदोशों जैसी जिंदगी बसर करते हैं और सांप पकड़ने में इस कबीले के लोग अपना सानी नहीं रखते। इनके बारे में मशहूर है कि ये जहरीले सांप पर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि सांप मदहोश हो जाता है और ये इसे आसानी से पकड़ लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि सांप इस कबीले वालों का मन भाता खाजा है। इस कबीले की औरतें गांवों कस्बों में जाकर सांप का तमाशा दिखाती हैं और लोगों से पैसे वसूल करके अपनी रोजी कमाती हैं। किसी घर से अगर इन्हें खैरात ना मिले तो वो धमकी देती हैं कि मेरे सांप ने तेरे घर का रास्ता देख लिया है, अब ये रात को तेरे घर आकर तुझे डस लेगा। और लोग डर कर जो वो मांगती हैं इन्हें पेश कर देते हैं। इस कबीले की औरतों और मर्दों को मांदरी भी कहा जाता है, जो मांडराई का बिगड़ा हुआ नाम है। सुधारंगनी ने फैसला किया कि हम मांदरी बनकर अहमदाबाद दाखिल होंगे। इस बेस में हमें पुलिस नहीं पहचान सकेगी। नौरीन को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। पहले तो वो झिझकी मगर फिर राजी हो गई, क्योंकि इसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अलबत्ता वो अपने बाप के बारे में अभी तक परेशान थी, क्योंकि हम में से कोई भी अभी तक इसका खोज नहीं लगा सका था। बहरहाल नौरीन को अपने खुफिया एजेंट के पास बाहिफाजत पहुंचाने के बाद मेरा अगला मिशन इसके बाप का सुराग लगाना ही था। मैंने इसे बहुत तसल्ली दी, मगर अपने बाप को याद करके इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे।